और चार्ज स्टोर करना है किस लिए? पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, है ना बेटा। चार्ज रिलीज करना है किसके लिए? पोटेंशियल को कम करने के लिए। ठीक है बच्चा, तो क्या आएगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा बेटा, या 1 वोल्ट पोटेंशियल घटाने के लिए जितना चार्ज निकालना पड़ेगा, यही हमारा कैपेसिटेंस है ना बच्चा। तो देखो, अगर तुम किसी भी शेप का बॉडी सोचो बेटा, किसी भी शेप का कोई कंडक्टर सोचो, है ना बेटा। इस कंडक्टर को अगर तुम चार्ज क्यू दोगे, है ना, तो कंडक्टर बेटा किसी भी आकार का हो, चाहे वो स्फेयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, है ना बेटा, हर बार तुम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल में अगर ध्यान दोगे बच्चा, तो हर बार तेरे को यही दिखेगा बच्चा कि चार्ज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तुम पोटेंशियल का कोई भी फॉर्मूला देख लो, इलेक्ट्रो स्टडीज की कॉपी खोलो बेटा, और हर बार तुम फॉर्मूला देखो, हर पोटेंशियल के फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आएगा। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है बेटा, इसका मतलब चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है ना बच्चा। तो अगर चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है बच्चा, तो अगर हम Q इज इक्वल टू करेंगे तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चा। तो कांस्टेंट मैंने किया इंट्रोड्यूस C इंटू V, है ना बच्चा। C हमारा क्या है? C यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका कि नाम दिया गया, नेम्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, है ना बेटा। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस का ये नाम हो गया। ठीक है बच्चा, चूंकि तुमने सी को कैसे इस्तेमाल किया? एज ए कांस्टेंट ना बच्चा। अगर तुमने इस सी को इस्तेमाल किया एज ए कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है बच्चा, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। तो सबसे पहली बात क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, है ना बेटा। V और Q पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना बच्चा। फॉर्मूले में मत जाओ, फॉर्मूले में तुमको दिखेगा, ये फॉर्मूले में क्या दिखेगा? C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना बेटा। इस फॉर्मूले में C इक्वल टू Q बाई V दिखेगा, तो देख के ऐसा लगेगा बेटा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस में चार्ज अगर डबल करोगे ना बेटा, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो रेशियो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, बात समझे? अब चलो आगे, अगला पॉइंट। अब कहोगे बेटा कि जब भी हम पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि मान लो मैं कहूँ स्फीयर का पोटेंशियल, तो कहते हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R में एक तो Q आया, एक तो R आया, और एक आया क्या बेटा? एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू अगर Q कहते हैं बेटा, तो इसके अलावा क्या वेरिएबल था? रेडियस था और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या कहोगे? C डिपेंड्स C डिपेंड्स अपॉन, C डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो कहोगे शेप साइज एंड मीडियम सराउंडिंग इट। समझा बेटा? कहोगे कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? तो शेप पे, साइज पे, और उस कंडक्टर के चारों तरफ कैसा मीडियम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। हाँ बेटा अमित सही लिखे हो। हाँ, नया चैप्टर है बेटा कैपेसिटेंस, हीट ट्रांसफर खत्म हो गया। रोशन बोलो।
सर क्यू बढ़ेगा तो भी कैसे बढ़ेगा सर? तुम कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ याद है बेटा? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताओ तो रिंग के सेंटर पे क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का? रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? और तो म्यूट ही कर दिया आपने आपको, क्या बोलूंगा मैं? ली तुम बोलो। सर वो जो आपने फिगर बनाए वो समझा दिए सर, मतलब कट गया फिगर था। मैंने कहा कोई भी मान लो कंडक्टर बेटा किसी भी शेप का, यस। उसको अगर हम चार्ज क्यू देंगे तो उसका हाँ पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ हाँ। तो तुम जितना पढ़े हो द- इलेक्ट्रोस्टैटिक सारे फॉर्मूले में देखो पोटेंशियल का हर बार दिखेगा क्यू प्रोपोर्शनल टू वी या वी यस सर। प्रोपोर्शनल टू क्यू दिख रहा है ना। हम्म। बस वहीं से लिया इसको। ओके सर। ओके। बोर्ड पर लिखा है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। बोर्ड पे लिखे हैं बेटा कैपेसिटेंस के बारे में 2 पॉइंट। सबसे पहले लिखे सी क्या है? सी इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका कि नाम दिया गया कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सी जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू है एंड वी है। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता बेटा, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? तो कंडक्टर के शेप पे, कंडक्टर के साइज पे और उसके चारों तरफ के मीडियम पे। ठीक है बेटा। देखो बच्चा, हम बिल्कुल समझते हैं कि कैपेसिटेंस यूजुअली कंडक्टर का ही निकाला जाता है बेटा, है ना। लेकिन ये कंडक्टर के क्वालिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, है ना। क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। समझा बेटा? कंडक्टर एक कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, स्टील का है, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता बच्चा। ठीक है। अब चलो जो हमने पढ़ा बेटा, ठीक है, उसी के आधार पे अच्छा पहले एक और बात लिखी लो। लिख लो, हालांकि तुम लोगों को पता ही होगा। इसका ऐसा यूनिट जो होता है बेटा, ये होता है फैराड। FARAD, कैपिटल F, है ना। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर is placed in free space. Find its capacitance. इसका निकालो कैपेसिटेंस इन नैनो फैराड। NF, NF का मतलब नैनो फैराड, नैनो मतलब 10⁻⁹ बनाओ तो। कनीस बेटा, कैपेसिटेंस होता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने या 1 वोल्ट पोटेंशियल घटाने के लिए जितना चार्ज उसको देना पड़े या जितना चार्ज उससे निकाल लेना पड़े, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। चलो बनाओ।
रिक। गलत है बेटा, ये मार्क्स इतना कम, तो चेक करो कहाँ कहाँ गलती हुई। अमितेश का आंसर आ गया। फर्स्ट लाइन में लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। कुछ का भी आया आंसर, एस का भी है, एस का भी आया, नरेश भाडू का भी आया। चलो मैं करता हूं। अभी कुछ खास नहीं पढ़ा है बेटा। हाँ, हीट का करेंगे डिस्कस। फैराड और फैराडे अलग है बेटा। फैराडे किसी आदमी का नाम है, फैराडे किसी का यूनिट नहीं है। चल देखो बेटा, इसके लिए सॉल्यूशन मान लिया जाए बेटा, ये स्फीयर, स्फीयर का रेडियस r, ठीक है। तो अगर इसको चार्ज q दिया जाए तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, v इक्वल टू के क्यू बाई आर। इसका मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सन नॉट q बाई आर, ठीक है बेटा। तो c इज इक्वल टू q बाई वी, c इज इक्वल टू q बाई वी क्या हो जाएगा देखो, तो कहोगे c इज इक्वल टू q बाई वी करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सन नॉट r, है ना बच्चा। क्या दिखा, ये डिपेंड कर रहा है ना मीडियम पे, डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू 1/9 10 टू द पावर 9 इंटू रेडियस 1 मीटर इक्वल टू 1/9 10 टू द पावर -9। इसका मतलब 1/9 नैनो फैराड, ठीक है बच्चा। अब थोड़ा सोचने की बात है बेटा, रेडियस 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर इमेजिन करो, रेडियस 1 मीटर इमेजिन करो, डायमीटर हो गया बेटा 2 मीटर, तुम्हारी हाइट जो होगी बेटा वो 170 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, है ना। जो सबसे लंबा आदमी हो गया बेटा उसकी हाइट हो सकती है 2 फुट हो, 2 मीटर हो। तो इमेजिन करो 2 मीटर एक सबसे बड़ा आदमी, उतना बड़ा स्फीयर सोचो बेटा, तो उतने बड़े स्फीयर का हमने निकाला तो कितना आया, 1/9 आया नैनो फैराड में। इसका मतलब इसको इमेजिन करो कि एक फैराड एक बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है ना। ऋषभ बोलो। सर हो गया सर, डाउट क्लियर। ओके, उमेश चंद्रा। अर्पित जैन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर टेस्ट डिस्कस करना है सर इस बार। टेस्ट यस सर। क्वेश्चन बताओ तो बेटा, टेलीग्राम पे टाइम दूंगा, एक दिन कर दूंगा डिस्कस। सर एक वीडियो बना के डाल दिए सर। वीडियो में डाल दूंगा। यस सर। वीडियो में क्या है बेटा, सबका बनाना पड़ता है सोल्यूशन, फिर भी चल देखता हूँ, कोशिश करता सर हूँ। आपको सर जो हार्ड मतलब सर जो हार्ड हो थोड़ा सा मतलब वो, या फिर आप सर सारी बना दी सारे क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है ना बेटा। मान लो कि पेपर 1 पेपर 2 था, तब मेरे को 3 घंटा समय निकालना पड़ेगा कम से कम, मिनिमम 2 घंटा कम से कम में तो होगा नहीं। यस सर। क्वेश्चन पढ़ना है, लिखना है, फिर समझाना है। सर मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन पहले सर आप एक बार देख लेना वीडियो, जब बनाना तो सारे सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखते चले आना, नंबर बोलते चले आना, क्वेश्चन नंबर ये पेपर 1 का, ऐसे करके। ऐसे करूँ कि टैब टैब पे ही कर दूं क्या, सोल्यूशन से समझा दूं। टैब पे कर लूंगा अगर सोल्यूशन से ही, अगर स्क्रीन शेयर करके
यस सर, हाँ यस सर, यस सर। जल्दी हो जाएगा उससे। ठीक है बेटा, ट्राई करते हैं। राज बोलो। सर ये 4 पर ई नोट कहाँ से आया सर? 4 पाई एप्सिलॉन कहाँ से आया? यस तो बहुत सर, बड़ा राज है बेटा, ये तो बहुत बड़ा राज है। वहाँ पे सी दिए हुए हैं क्या? तुम्हारा नाम ही जैसा है वैसा ये भी है, सोच लो तुम। मनीष कुमार हेलो सर। बोलो। सर C इक्वल्स टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये नहीं समझ में आया सर, कहाँ से आया? v का बिना वहीं वैल्यू से स्टार्ट किया क्या? उसके नीचे भी सर देखो, अभी स्टार्ट किया। फिर पूरा क्वेश्चन देखो, समझो। उसके नीचे लिखा है सोल्यूशन, सारा स्टेप लिखा है बेटा, मेरे बताया लायक कुछ नहीं इसमें। पोटेंशियल सरफेस पे ही क्यों निकाला? क्योंकि वो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर मतलब इसके वॉल्यूम में कहीं भी, और कंडक्टर के अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो कहीं भी निकाल लो, सेंटर पे या सरफेस पे सेम ही रहेगा वैल्यू। देख बेटा, एनर्जी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की एनर्जी, अगर मैं कहूं बेटा कंडक्टर की एनर्जी कितनी, तो कंडक्टर की एनर्जी का मतलब कंडक्टर के ऊपर चार्ज है और उस चार्ज की वजह से एनर्जी है ना बच्चा। तो अगर चार्ज की वजह से एनर्जी है, इसका मतलब ये वही है जो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, सेल्फ एनर्जी। जो तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेल्फ एनर्जी पढ़े थे बच्चा, वही है सेल्फ एनर्जी है ना। तो उसमें क्या पढ़ा था? उसमें तुमने ये पढ़ा था बच्चा कि हॉलो स्फीयर का एनर्जी होता है k⁴/2r, और सॉलिड स्फीयर का होता है 3/5 k⁴/r, है ना। और तुमने पढ़ा था उस समय पे कि उस जगह पर, उस समय हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, उस समय हम लोग सेल्फ एनर्जी सिर्फ हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का ही निकाल सकते थे, और किसी का नहीं निकाल सकते थे, है ना। क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि पहले वाले निकालने मेथड में हम लोग हर बार पोटेंशियल के फॉर्मूले से आगे बढ़े, और हर किसी बॉडी का पोटेंशियल हमको पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पहले वाले में सिर्फ हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का ही निकाले, है ना बच्चा। लेकिन अब कंडक्टर किसी भी शेप का हो, सिर्फ अगर हमें कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता हो तो और कुछ पता होने की जरूरत नहीं बच्चा, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि एक मेरा कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C है ना, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C है, ठीक है बेटा। हमने कहा t बराबर 0 पर स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें कोई एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो होता है बेटा ये चार्ज के वजह से होता है ना। अब सोचो कि इन्फिनिटी से चार्ज लाला करके तुम इसको देना शुरू किए, है ना बच्चा, और किसी भी टाइम टी पे इस पे चार्ज हो गया बेटा Q, इस पे चार्ज हो गया Q, लेकिन तुम रुके नहीं, तुम रुके नहीं बेटा, इसको और चार्ज दिए, ठीक है, और इसको लाके चार्ज दिए dq, ठीक है बेटा। तब सोचो अगर तुम इसको और लाके चार्ज दिए तो चार्ज तुम लेके अगर आ रहे होगे तो रिपेल कर रहा होगा, चार्ज तुम लेके आओगे तो रिपेल करेगा। इसके रिपल्सन के अगेंस्ट चार्ज ला करके जमा करने में तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, चार्ज लेके आने में वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फाइनली जब इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q हो जाएगी तो मुझे पता करना है कि कितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि जितना हम वर्क करेंगे बेटा उतना ही एनर्जी यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो देखो बोलोगे बेटा कि इसमें हमारा du उतना ही जमा होगा जितना हमें एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ने क्या वर्क किया? तो कहा dq चार्ज को लेके आए, dq चार्ज को लेके आए कहां से? इन्फिनिटी से यहां लेके आए, है ना बेटा। तो यहाँ का पोटेंशियल भी
और ले क्या इन्फिनिटी से, तो -0 Q डेल्टा V, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन Q डेल्टा V, तो इज इक्वल टू, ये हो गया dq। अभी इसका चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है ना बेटा, तो V इक्वल टू Q बाई C बोलेगा ना, Q इक्वल टू CV है ना बेटा, तो V इक्वल टू Q बाई C। अब देखो C यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चा, तो अब अगर C कांस्टेंट है बेटा, तो इसकी पूरी एनर्जी अगर निकालनी होगी मुझे du, तो क्या कह देंगे, du इज Q dq बाई C का इंटीग्रेशन, तो 0 से U और ये 0 से कैपिटल Q, तो U इक्वल टू 1 बाई C, बाहर निकाल लिया, Q dq का इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा QV स्क्वायर बाई 2, तो ये फॉर्मूला हो गया QV स्क्वायर बाई 2C। ठीक है बेटा, अब अगर यहाँ का पोटेंशियल टाइम फंक्शन में था बेटा, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल Q इक्वल टू सी भी, ये भी हमारा है बेटा फाइनल, ये था इंस्टेंटेनियस और ये भी बोल रहा हूं मैं फाइनल, है ना बच्चा। तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल करो, तो यही फॉर्मूला जो कि तुम लिखे हो QV स्क्वायर बाई 2C बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और यही बन जाएगा हाफ QV। ठीक है बच्चा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैपेसिटर के एनर्जी का, कंडक्टर के सेल्फ एनर्जी का। अब ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ C की आवश्यकता है ना, कि बॉडी किसी भी शेप का हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर हमको कैपेसिटेंस पता है बेटा, तो हम कैपेसिटेंस पुट करके एनर्जी निकाल सकते हैं। अब मुझे शेप और साइज जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो। विश्वेश बोलो। सर वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए ग्रुप में, साइट पे भी है नहीं। क्वेश्चन पेपर, जी सर, साइट पे आंसर किया लेकिन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं है। रेजो सर पे चेक करो ना, सर क्योंकि वहाँ मैं भी वही पे देखूंगा अभी, मैं भी एक रेजो सर ही चेक करूंगा। मिनट, अभी चेक करता हूँ सर। उमेश चंद्रा, उदित को डाउट है कंडक्टर रिपल्सन क्यों करेगा। इलेक्ट्रो फिर से पढ़ाना पड़ेगा बेटा तुमको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर से पढ़ो। हाँ बेटा, अभी रेजो सर पे पेपर नहीं आया है। केशव काबरा बोलो। हाँ सर। बोलो। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, तो सर मुझे बता दो कि अभी कितना पढ़ाया है सर। अभी ये दूसरा बोर्ड है, तीसरा बोर्ड है, तीसरा बोर्ड। सर कैपेसिटेंस चालू किया सर। हाँ बेटा भाई चालू किया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऋषभ शर्मा। सर ये जो आपने लास्ट में फॉर्मूला लास्ट में जो लिखा U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C, ये 1/2 CV² कैसे हो गया सर। जो लिखा है मैंने फाइनल लिखा ना, फाइनली। यस सर। इसके सबसे नीचे क्या लिखा है पढ़ो तो, कैपिटल Q Q इक्वल टू CV इक्वल, लिखा है ना। यस सर, कैपिटल Q इक्वल्स टू CV। वही Q इक्वल टू CV पुट कर दो तो हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। अंकित बोलो। अंकित। यस सर, हेलो सर, मेरे नेट का क्या है नहीं समझो। कौन सा पार्ट बेटा। सर फाइनली के बाद Q इक्वल टू Q इक्वल टू, मान लो अगर स्टार्टिंग से शुरू किए, मान लो 10 कूलम चार्ज देना है बेटा, 0 से स्टार्ट किए
यस धीरे धीरे चार्ज देते देते पहुंचा दिया उसको हम 10 कूलम। यस सर। जब चार्ज 0 था तो कोई भी एनर्जी नहीं था। यस सर, कोई भी नहीं। जब चार्ज आता गया तो एनर्जी आता गया। यस सर। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। तो किसी डीक्यू के लिए निकाल लिया एनर्जी पर, देखो डीक्यू चार्ज दिया मैंने इसको, डीक्यू चार्ज, यस सर। एनर्जी उसका निकाल लिया एनर्जी डीक्यू इंटू वी और इंटीग्रेट कर दिया। थैंक यू सर। ओके। कंडक्टर जो होता है बेटा, वो एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जमा करता है। कोई भी कंडक्टर की जो भी एनर्जी होती है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जमा होती है। अगर कोई कंडक्टर या कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी 0 होगी, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के काबिल होगा बच्चा तभी एनर्जी आएगी, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि कोई भी कंडक्टर को, तुम जानते हो बेटा कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। तो अगर कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब इस पूरे वॉल्यूम में कोई एनर्जी नहीं हो सकती। मतलब जो भी एनर्जी होगी बेटा वो इसके बाहर होगी। बोलो समझा बेटा। सिर्फ उसी एरिया में एनर्जी होगा जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डेंसिटी होगी। ठीक है बच्चा। दूसरा पॉइंट देखो, इफ टू कंडक्टर्स आर joined by a conducting wire, ठीक है, और come in physical कांटेक्ट। ठीक है बेटा, दो कंडक्टर को लाके टच कर दो या किसी वायर से जोड़ दो। ठीक है। चार्ज फ्लो करेगा कब तक? until they reach a common potential, है ना। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है। और जब पोटेंशियल सेम होगा तो कहां से कहां चार्ज फ्लो करेगा बेटा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, है ना बच्चा। इसका मतलब जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो हमेशा एनर्जी लॉस होगा। ठीक है बेटा। ठीक है। अगला पॉइंट कहोगे लॉस इन, लिखो इन कंडक्शन। चार्ज के फ्लो होने की वजह से बेटा एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। जब भी चार्ज कंडक्ट होगा तो एनर्जी हमेशा लॉस होगा। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दिस लॉस goes into हीट। ये लॉस का ज्यादातर हिस्सा हीट में चला जाएगा। ठीक है, लिख लो।
बोलो भाई, कैरी इज लाइव। बोल बच्चा। अखिल। अखिल। कुमार अंशुमन। हेलो सर, हाँ बोलो अखिल। ये आपने जो बोला चार्ज फ्लो करने से एनर्जी लॉस होगा, ये नहीं समझ में आया। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? म्यूट कर लिया अखिल। यस सर। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो और नेगेटिव चार्ज लो से हाई। तो चलो पॉजिटिव की बात करें अगर, यस सर। तो मान ले 10 वोल्ट पे था पहले, यस सर। तो चार्ज हो गया 10 क्यू। यस सर। फिर चला गया वो 8 वोल्ट पे, यस सर। तो चार्ज एनर्जी हो गई 8 क्यू। यस सर। तो 10 क्यू से 8 क्यू एनर्जी हो गई, तो एनर्जी घट गया ना बेटा। यस सर। हम्म, थैंक यू। हम्म। कुमार अंशुमन। सर क्लियर हो गया सर। ओके बच्चा। फ्लक्स 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 जीरो पी क्या लिखा है बोलो? सर सेकंड पॉइंट बता देना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है देखो, जब भी दो कंडक्टर को टच करोगे तो चार्ज फ्लो करता है ना बच्चा। चार्ज फ्लो करेगा तो कब तक फ्लो करेगा चार्ज? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बात समझा? समझ गया सर। हाँ, और जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। हाँ बेटा, किसी को पढ़ाऊंगा अगर तो उसको रिकॉर्ड करके लोड कर दूंगा। चलो आगे देखो बच्चा। देख बेटा, क्वेश्चन है बेटा, दो कंडक्टर, ये कंडक्टर की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड और एक दूसरा कंडक्टर इसकी कैपेसिटी बेटा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये एक दूसरे से बहुत दूर है, r टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा, है ना, या कहो बहुत कमजोर होगा, ठीक है बच्चा। इसमें चार्ज दिया मैंने 60 माइक्रोकूलम और इसको भी चार्ज दिया 60 माइक्रोकूलम, दोनों को बराबर चार्ज दिया। अब इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया जिसमें लग गया ये स्विच, ठीक है बेटा। तो सवाल ये है, इफ स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को क्लोज कर दिया एट t इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो पहला सवाल, फाइंड चार्ज फ्लोन, ठीक है बेटा। बी में कहता है फाइंड एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी निकालो, ठीक है बेटा, t लेस देन 0, ठीक है बेटा। मतलब स्विच जोड़ने से पहले, स्विच जोड़ने के पहले फाइंड एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली, फाइनली का मतलब t मोर देन 0। नंबर डी, फाइंड लॉस इन एनर्जी, स्विच क्लोज करने की वजह से एनर्जी कितनी लॉस हुई, चलो बनाओ। हाँ बेटा, आइडियल वायर हो या ना हो, लेकिन कंडक्टिंग वायर होना जरूरी है। कंडक्टिंग वायर है बेटा ये, आइडियल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता।
अजात शत्रु बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर आपने ये क्वेश्चन में जैसे लिखवाया था कि करंट फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस होगी, तो सर ये तो हमेशा तो ट्रू नहीं है ना सर। सेमी कंडक्टर में सर जब करंट फ्लो होगा तो उसमें एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं होगा सर। तो आपने रेजिस्टेंस का किसने नाम नहीं कहा कि लिखवाया। सेमी कंडक्टर में किसने कहा कि नहीं होता रेजिस्टेंस? नहीं सर, वो कुछ टेम्परेचर के बाद आता है ना सर, मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो अगर तुम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे ना, हाँ, तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, समझे? करंट ही फ्लो नहीं करेगा। नहीं सर, मैं उस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ जहाँ पास सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है सर, मतलब सेमी कंडक्टर नेग्लिजिबल का हो जाता रेजिस्टेंस 0 कभी नहीं होता, है, नेग्लिजिबल हो जाता है। कभी नहीं होता, नेग्लिजिबल तो हो जाता है ना सर। कभी नहीं होता। सेमी अच्छा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा कहोगे तो एक हमेशा बैड कंडक्टर होता है बेटा, कभी भी अच्छा कंडक्टर नहीं हो पाता वो समझा? उसको अच्छा करने के लिए उसमें मिक्स करना पड़ता है इम्प्योरिटी, तब जाके उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। अच्छा सर, तो लेकिन इसमें हम लोग को रेजिस्टेंस तो लिखना चाहिए ना सर, ऐसे कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस होता अच्छा है, बता बेटा, मान लेता हूँ मैं, मतलब हीट सुनना एनर्जी दो लॉस। दो एम्पियर करंट है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, कितना यस होगा सर। बेटा हीट? 2 एम्पियर करंट है, 5 ओम रेजिस्टेंस है सर, हाँ बच्चा। तो 10 जूल। कैसे निकाल लिया सर वो वोल्ट से सर। कौन सा लगाया फॉर्मूला तुम? V is equal to IR। V इक्वल टू आई कितना हो गया? 10 वोल्ट। यस सर। जूल कैसे हुआ ये? सर 10 वोल्ट हुआ तो उसको जूल में बोल दिया। 10 वोल्ट ना हुआ तो ये तो पोटेंशियल है बेटा, ये लॉस थोड़ी है एनर्जी। हाँ सर। पूरा करो, कंप्लीट करो। आई सर इक्वल आर। हाँ, I स्क्वायर R सर। ठीक है, कितना हुआ फिर? सर ये 20 सर। 20 हो गया। अब मान लो यस। करंट मैंने कर दिया 3 ओम, 3 एम्पियर, हाँ 3 एम्पियर। और कर दिया मैंने रेजिस्टेंस 4 ओम। अब सर बोलो कितना हो 36 गया? 36। बढ़ गया। रेजिस्टेंस कम हुआ फिर भी हीट ज्यादा है कि नहीं है अभी? हाँ सर है। अब मान लो कर दिया करंट 5 ओम, हाँ सर। 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो सर 50 बढ़ बढ़ जाएगा। गया। हाँ यस क्या सर। दिखा? सिर्फ डिपेंड करता है बेटा रेजिस्टेंस पे, नहीं ना? नहीं सर। करंट पे भी डिपेंड करता है ना? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। सौरभ कुमार चला गया। MS वीरा, MS वीरा बोलो। सर कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया। ओके। निशांत हाँ सर। बोलो। सर वो आपने जो थर्ड पॉइंट लिखवाया है, कंडक्शन में हीट के थ्रू एनर्जी लॉस्ट होती है, हाँ सर और किस फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो सकती है जो इसमें? स्पार्किंग हो सकता है बच्चा, है ना? हाँ सर। उसमें थैंक यू। हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन हो जाए। थर्मल हाँ एक्सपेंशन होगा तो एनर्जी चली जाएगी किसमें? इलास्टिक पोटेंशियल में चली जाएगी एनर्जी ना। हाँ सर। थैंक यू सर। लेकिन ज्यादातर हिस्सा हम लोग मानेंगे हीट में ही। चल देख बेटा, मैं करता हूँ। ओह, बोर्ड हिल गया बेटा, रुक जा। मुझे आंसर नहीं पता है बेटा, मैं सॉल्व करता हूँ, देखो क्या आता है आंसर। देखो बेटा, सबसे पहला क्या आता? चार्ज कितना फ्लो किया। तो देखो बेटा, चार्ज कितना फ्लो करेगा, इसके लिए मैंने मान लिया बेटा कि इसमें से x चार्ज फ्लो कर गया, है ना बेटा? ठीक है, x चार्ज फ्लो कर गया। तो x चार्ज फ्लो करने के बाद क्या होना चाहिए? पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए ना बच्चा। तो क्या कहोगे? फाइनली पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? तो कहोगे 2 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर में 60 माइक्रोकूलम का चार्ज था बेटा,
x निकल गया तो चार्ज कितना बन गया 60 माइनस x, है ना बेटा। इसमें कितना हो गया तो 60 प्लस x। कब तक ऐसा हुआ जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2, है ना बेटा। तो क्या कहोगे पोटेंशियल V बराबर Q बाई C और ये भी Q बाई C, ठीक है बेटा। इस तरह से निकाल सकते हो वैल्यू, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन मैं तुमको ऐसे सॉल्व करना सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम ऐसे सॉल्व करते थे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे भी आंसर आएगा, है ना। लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे करोगे तो थोड़ा सा काम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में जो क्वेश्चंस होंगे बच्चे, वो क्वेश्चन ज्यादातर सवाल एनर्जी का सवाल होगा, है ना बेटा। इसलिए तुम ऐसे मत करो, ठीक है बच्चा। टाइम बचाने के लिए ऐसे करो। देखो ऐसे कहना बेटा, लेट फाइनल पोटेंशियल इज V। कितना फाइनली पोटेंशियल कितना हो गया V हो गया। तो देखो बेटा अगर फाइनली पोटेंशियल V हो गया, है ना बच्चा, इसका मतलब इसमें कितना चार्ज हो गया, तो इसमें कहोगे 2V, ठीक है बेटा। इसमें कितना चार्ज हो गया तो कहोगे 4V, होता है ना। Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर C इंटू V। तो अगर फाइनल पोटेंशियल V है तो इसका हो गया बेटा कितना Q इक्वल टू 2V, इसका हो गया 4V। चार्ज यहां से निकल के यहां गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, सिस्टम का चार्ज लॉस तो नहीं हुआ। तो शुड बी इक्वल टू 60 प्लस 60, इसका मतलब V इक्वल टू कितना हो गया 120/6, इसका मतलब हो गया 20 वोल्ट। बोलो बेटा फाइनल पोटेंशियल 20 वोल्ट, ठीक है बच्चा। इसका मतलब सोचो इस वाले से कितना चार्ज लॉस हुआ x, तो x कितना बोलेगा तो कहोगे Q इनिशियल माइनस Q फाइनल। इस वाले के लिए तो पहले कितना चार्ज था बेटा 60 और अभी कितना है 2V मतलब 2 इंटू 20, इसका मतलब 20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया, है ना। उस x वाले से भी करो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है बेटा। आगे देखो बच्चा, दूसरा सवाल क्या था, सिस्टम में एनर्जी। तो देखो बेटा U इनिशियल कितना बोलेगा 60 माइक्रोकूलम चार्ज और ये 2 माइक्रोफैराड, है ना बेटा। यूनिट चेंज करने का टेंशन मत लो, सिंपल लिख दो 60 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2। कौन सा लगाया फॉर्मूला QV स्क्वायर बाई 2C, ठीक है बेटा। फिर प्लस इसके लिए 60 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, कितना हो गया बेटा ये हो गया 3600/4, ये हो गया बेटा 900 प्लस 3600/8, 36 को 8 से डिवाइड करो कितना होगा, ये होगा बेटा 450, 450, इसका मतलब 1350 माइक्रोजूल। सब माइक्रो में ही था, तो ये आंसर भी आएगा माइक्रोजूल में। अब देखो फाइनली तीसरे वाले पार्ट में फाइनली कितना एनर्जी, तो फाइनली क्या हुआ पोटेंशियल 20 वोल्ट। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा, तो अब फॉर्मूला इस्तेमाल करो हाफ CV स्क्वायर, है ना बच्चा। तो क्या लिखेगा हाफ 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है बच्चा, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर 20 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 3 गुना 400, इसका मतलब बेटा 1200 माइक्रोजूल, ठीक है। नंबर 4, तो एनर्जी का नुकसान कितना हो गया, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, कितना हो जाएगा बच्चा 1350 माइनस 1200, तो 150 माइक्रो जूल, ठीक है बेटा लिख ले। अमितेश का सही आंसर आया था।
हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसमें इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसमें यूज होगा बच्चा। फर्स्ट पार्ट समझा दो। अरे बच्चा, चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज तभी तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लिया मैंने कि फाइनली हमारा पोटेंशियल V हो गया, तो इसके ऊपर फाइनली कितना चार्ज, Q बराबर CV, Q बराबर CV, ये दोनों ऐड करके यही चार्ज होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मनीष कुमार कहता है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। झूठ नहीं बोल, तुम्हारे बैच का इलेक्ट्रो में ही कंप्लीट किया था, टीवी स्टार का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कंप्लीट किया था, समझा? नेगेटिव चार्ज में तो लो से हाई जाएगा ना, तो नेगेटिव चार्ज नहीं रहे, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल पे, तो नेगेटिव ना हो जाएगा 10 वोल्ट। नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा 10 वोल्ट से 20 वोल्ट, है ना बेटा? तो पहले एनर्जी -10Q, बाद में हो जाएगा -20Q, तो -10 -20 से बड़ा है ना। देख बच्चा, तू कितना भी लिख, इलेक्ट्रो में नहीं पढ़ाने वाला, है ना बेटा? एक्स्ट्रा पढ़ाने का एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। चल मिटा दो इसको। देख बच्चा, नोट में एक पॉइंट लिख लो, नोट में एक पॉइंट लिखो, इफ two conductors of capacitance C1 and C2 at potential V1 and V2, समझा रे? मान ले दो कंडक्टर, जैसे कि पिछला सवाल था। एक बच्चे ने क्या लिखा है, 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन इलेक्ट्रो पढ़ा दो। अबे 100-200 पढ़ाऊंगा मैं, बताओ, इज्जत खराब कर रहा तू तो मैं? अरे हाँ, 100-200 पढ़ाऊंगा, हद करता है यार। थोड़ा बढ़ा के बोलो, बढ़ा के देख, बढ़ा के चलो। देख बच्चा, ध्यान दे यहाँ, जैसे पिछला हमारा सवाल था ना बच्चा, पिछला सवाल था ना कि दो कैपेसिटर था बेटा, दोनों पे चार्ज दिया हुआ था, तो चार्ज से पोटेंशियल निकाल सकते हो ना। तो मान लो 2 माइक्रोफैराड वाले का अगर 60 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, इसका मतलब पोटेंशियल कितना हो गया, 30 वोल्ट। तो V1 हो गया बेटा 30 वोल्ट, ठीक है। V2 था बेटा 60 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस था 4 माइक्रोफैराड, तो V2 कितना हो गया, 15 वोल्ट। समझा बच्चा? ठीक है। अब देखो बच्चा कहता है एंड पोटेंशियल V1 एंड V2, है ना बेटा, आर कनेक्टेड, है ना बच्चा, उसको आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है बच्चा? तो अगर आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा बच्चा, है ना? ठीक है। देन लॉस इन एनर्जी, है ना बेटा, लॉस इन एनर्जी कितना होगा, ये होगा U लॉस इक्वल टू हीट, U लॉस इक्वल टू हीट कितना होगा, ये होगा हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। समझा बेटा? ये फॉर्मूला याद कर ले, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट वही जो मैंने क्वेश्चन कराया तुमको, ये जो क्वेश्चन कराया उसका वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से सॉल्व होता है ना। एक बार देखो इस फॉर्मूले से निकाल के देखो बेटा, इस फॉर्मूले से निकाल के देखें हम लोग, सेम आंसर आना चाहिए। देखो हाफ इंटू C1 C2 2 इंटू 4 बाई
2 + 4 इनटू हो गया कितना v1 - v2, ये कितना था बेटा 30 और एक था 15 का स्क्वायर, देख तो कितना हो गया ये हो गया 6/2 8/2 4/6, ये हो गया रे 4/6 इंटू 225 है ना बेटा, 225 गुना 4 900 900/6, देखो बेटा ये सेम आंसर आया ना 150 माइक्रोजूल, ठीक है। अपने तो घर जैसी बात है, फैजी पहचान गया तेरे को मैं, हाँ कोई घर जैसी बात नहीं है, तू राजस्थान का मैं बिहार का, कैसा कर रहे। फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन, अरे बच्चा ये जो क्वेश्चन कराया ना मैं तुम लोग को अभी, जिस तरीके से क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन। एक लिखा है एक बच्चा लिखा है 150 रुपया दूंगा। मैं नहीं लूंगा, चाय तो पिला दो, हाँ पिला दूंगा, आ जाओ पिलाता हूँ चाय, जल्दी आ जाओ फटाफट, है ना, फटाफट तू नहीं भी आएगा देर से भी आएगा तो ही पिला दूंगा, आ जाओ। v1 v2 बेटा पोटेंशियल है रे, पिछला सवाल में v1 v2 पोटेंशियल है। चलो अब डिस्कस करेंगे बच्चा, चलो अभी ट्रांसफर करते हैं डिस्कस। रिकॉर्ड लेक्चर तो बेटा रजू सर पे ही मिलना था, लेकिन रजू सर के वेबसाइट में गड़बड़ चल रही है, इसलिए अभी वह लेक्चर जो ले रहा हूं मैं वो डाल दे रहा हूं डायरेक्ट, कहाँ, यूट्यूब पे, ठीक है, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। चलो सीट निकालो। रेजोनेंस तो आपका नाम करवा दो, करवा देता हूं, नहीं 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 चाहिए। रेजोनेंस के मेरे नाम बिल्कुल मत कराना, ठीक है, तुम चाहो तो कुछ पैसा मुझसे ही ले लो, लेकिन मेरे नाम मत कराओ। कोचिंग चलाने का शौक नहीं बेटा हमको, है ना, मैं चला करके थक चुका हूँ। चलो हिट निकाल, हिट का सीट निकाल, बाकी बातें बाद में, जो पूछना है टेलीग्राम में पूछना, टाइम दूंगा एक बार डिस्कस करने के लिए, पेपर टेलीग्राम पे टाइम देके कर दूंगा डिस्कस। चलो निकालो सीट, निकालो बच्चा हीट ट्रांसफर का। कौन बताएगा कहां तक हो चुका है, सौरभ कुमार, सौरभ, हाँ बेटा कहां तक हो चुका डिस्कस था हम लोग का ये ट्रांसफर। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन सेक्शन ई से करना है, तो आवाज ही क्या बढ़ा रही है बहुत। कौन जिला सर, अनम्यूट करो भाई। कौन जिला सर, अनम्यूट करो। पटना जिला, पटना। अरे कोई बताओ तब तो क्या करना है डिस्कस भाई, बोलो, ये भी नहीं बोल रहा, अर्पित बोलेगा, अर्पित बोलो। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 करना है, पार्ट 1 का सेक्शन ई भी एक क्वेश्चन रह गया था। अच्छा और सेक्शन डी तक हो चुका था पूरा हम लोग का, यस सर, पार्ट 1 में हो गया, पार्ट 2 पूरा करना है अभी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में पूरा करना है, यस सर, क्योंकि सर छोड़ दिया था, आपने कहा था कि बाद में कर लेना इसको। ठीक है चलो निकालो फिर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर E1 हो गया बेटा सबका, कुछ समझ लिया को पूछना है E1। देखो भाई देखो टेलीग्राम का लिंक चाहिए किसी को,
कैसे भेजूं मैं अभी कंप्यूटर में कैसे भेजूंगा? व्हाट्सएप पे करना है मेरे मैसेज, टेलीग्राम पे ही मैसेज करना, ऐड कर दूंगा। चलो क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर E1। क्वेश्चन नंबर E1 कहता है ए लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट। कहता है बच्चा ए लिक्विड जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हुआ 5 मिनट में। देखो बच्चा 60 डिग्री सेंटीग्रेड 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होने में समय लगा बेटा 5 मिनट। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच इट विल फर्दर कूल डाउन टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है बेटा 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने में टाइम कितना लगेगा? ठीक है बच्चा, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, क्या कहेगा इसके लिए? माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट c t माइनस टी नॉट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो अब देख इसके लिए क्या लिखेगा? चेंज इन टेम्परेचर 70 से 60 10 हो गया, टाइम लगा बेटा 5 मिनट, इज इक्वल टू सी। इसके बारे में क्या कहा था मैंने? इसके बारे में क्या कहा था कि एवरेज वैल्यू पुट कर देना। तो 70 और 60 का एवरेज 70 प्लस 60/2 माइनस सराउंडिंग का हो गया बेटा 30। अब इक्वेशन नंबर 1, अब इसके लिए लिखो P10/T इक्वल टू सी, ये हो जाएगा 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, आगे चलो। पार्ट 2 में सेक्शन ए में A5 पूछना रुक शर्मा को। देखो बेटा पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर A5 देखते बेटा। A5 में कहता है ए लेक सरफेस इज एक्सपोज्ड टू एन एटमॉस्फेयर वेयर टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा एक लेक का सरफेस, इस लेक के सरफेस में टेम्परेचर चला गया नेगेटिव में। द थिकनेस ऑफ द आइस layer formed on the surface grows from 2 centimeter to 4 centimeter in 1 hour। कहता है बेटा लेक का सरफेस में जो ये आइस है बेटा, आइस y, कहता है y का वैल्यू 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होने में समय लगा बेटा 1 घंटा। डेंसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है, लैटेंट हीट दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? समझ गया? ध्यान दे, मान ले बेटा इतना आइस जम चुका है, अगर ये आइस जम चुका है बच्चा, है ना, इसका मतलब ये हमारा आइस है, नीचे पानी है बेटा, तो आइस वाटर के जंक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना बच्चा। अब बोलोगे यहाँ से यहाँ जा रहा है बेटा हमारा टेम्परेचर, तो यहाँ का मान ले टेम्परेचर बेटा माइनस टी मान लिया, माइनस थीटा मान लिया। ठीक है, माइनस थीटा। तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो गया बच्चा? ये हो गया थीटा डिग्री सेंटीग्रेड ना। तो कहोगे यहाँ से जो हीट फ्लो करेगा बेटा, ये हीट फ्लो करने का कितना रेट होगा? तो कहोगे के ए बाई वाई, थिकनेस बेटा वाई इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्यू यहाँ पास किया ना बच्चा, तो सोचो ये वाला पानी जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर हीट लॉस करेगा बच्चा तो हीट लॉस करते ही फ्रीज कर जाएगा। तो मान लो थोड़ा सा और फ्रीज कर गया डी वाई, है ना, तो क्या हो गया क्यू को, ये क्यू का मतलब है बेटा क्या? इसका मतलब है बेटा डी क्यू बाई डी टी, है ना बेटा। और डी क्यू कितना हो गया? तो कहोगे डी एम इंटू एल, थोड़ा सा मास आइस फ्रीज कर जाए, हीट लॉस डी एम इंटू एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए बाई वाई इंटू थीटा। डी एम इसका मास, एरिया ए, थिकनेस डी वाई, तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? ए इंटू डी वाई इंटू डेंसिटी हो गया रो, मास हो गया बेटा इंटू एल डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के ए थीटा बाई वाई। समझे बेटा?
अब क्या हो गया देखो, अब हो गया यहां से देखो, कहोगे ए में ए कट जाएगा बेटा, रो एल बाई के, है ना बच्चा, रो एल बाई के, और थीटा इंटू इंटू हो गया बेटा वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई डी टी टाइम, है ना बेटा, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 0 से 1 आवर। ठीक है बेटा, यूनिट चेक कर लेना, यूनिट चेंज कर देना, आवर को सेकंड में, सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है बेटा, आगे चलो और बोलो A4 पूछना है। देखो बच्चा A4 में क्वेश्चन नंबर A4 में कहता है बॉयलर इज मेड ऑफ ए कॉपर प्लेट 2.4 सेंटीमीटर थिक। कहता है बेटा एक बॉयलर मान लो, कॉपर प्लेट का है बेटा 2.4 मिलीमीटर थिक है, इसका थिकनेस T, थिकनेस है बेटा 2.4 मिली, H मान लो, थिकनेस H 2.4 मिलीमीटर with an inside coating of 0.2 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ टीन। ठीक है बच्चा, ये कॉपर का है बेटा और ये हमारा टीन का है, ये हो गया 0.2 मिलीमीटर। ठीक है बच्चा, द सरफेस एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बेटा, आर एक्सपोज्ड to gases at 700 degree centigrade, amount of steam that would be generated per hour, 1 घंटे में कितना स्टीम बनेगा। सुन बेटा, ये मान ले बॉयलर का वॉल है ना बेटा, इस बॉयलर के वॉल में टीन है बेटा, ये टीन है ना, ठीक, और ये हमारा कॉपर है ना, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। तो कहता है बाहर में टेम्परेचर हमारा बेटा 700 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर है बेटा पानी बॉईल कर रहा है, स्टीम बन रहा है, स्टीम बन रहा है तो टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, अब देख इस वाले के लिए क्या लिखेगा, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कितना बेटा L बाई के ए, तो इसका कितना लेंथ है 2.4 मिलीमीटर, तो 2.4 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय के ए, के कितना था बेटा टीन का, टीन का हमारा के था बेटा 4 × 10 पावर -3, है ना बेटा, सेंटीमीटर में है ना, देखो 4 10 पावर -3 कैलोरी पर सेंटीमीटर, इसलिए डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ही पुट करो, इसका मतलब यहाँ -1 कर लो। ठीक है बच्चा, अब के हमारा हो गया, के हो गया हमारा 4 × 10 पावर -3 और एरिया हो गया बेटा 400। ठीक है, उसी तरह से अब निकालो बेटा रेजिस्टेंस, है ना, फॉर टीन, तो टीन में कितना रेजिस्टेंस, ये भी कहोगे L अपॉन के, L कितना देखो, L हो गया 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 10 पावर -1 डिवाइड बाई टीन का के बेटा, वो मैंने क्या पुट कर दिया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, के कॉपर 0.9 है बच्चा, के कॉपर 0.9 है और के टीन 0.15 है, ये है 0.15 इंटू एरिया हो गया बेटा 400, है ना। अब देखो हीट अंदर जाएगा बेटा तो क्या कहोगे, आर इक्विवेलेंट सीरीज में है बेटा, तो R1 + R2, तो R कॉपर प्लस R टीन, है ना बेटा, और टेम्परेचर का डिफरेंस ये हो गया 600 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो क्या कहोगे, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना बेटा, Q कितना हो जाएगा ΔT बाई थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये कैलोरी में आएगा तुम्हारा, तो कहता है 1 घंटे में कितना स्टीम, कितना वाटर स्टीम बनेगा बेटा, तो क्या कहोगे, अगर वाट की बात करें तो कैलोरी पर सेकेंड है बेटा,
तो 1 सेकेंड में इतना आया, तो 1 घंटे में कितना आएगा? तो Q इंटू 3600 है ना बच्चा। ठीक, इसको किस में इस्तेमाल करना है? तो कहोगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब M इंटू 540, M निकल जाएगा बेटा। ठीक है, अब चलो आगे। B1 देखो बेटा, B1 में क्वेश्चन नंबर B1, क्वेश्चन नंबर B1 कहता है बेटा हीट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड थ्रू ए स्फेरिकल सेल ऑफ आउटसाइड रेडियस R2 इनर रेडियस R1। देख बच्चा, कहता है एक सेल मान लो, एक सेल मान लो, इस सेल का अंदर का रेडियस R1, बाहर का रेडियस R2 है ना बच्चा। ठीक, द इनर सरफेस का टेम्परेचर θ1, अंदर का टेम्परेचर बेटा θ1, बाहर का θ2। द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वेयर टेम्परेचर इज जस्ट हाफ वे बिटवीन θ1 एंड θ2। कहता है बेटा अंदर में कोई ऐसा बताओ रेडियस, है ना बेटा, ऐसा बताओ रेडियस जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इन दोनों का मिड पॉइंट, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 बाई 2। ठीक है बच्चा, तो अब देखो इस स्फेरिकल सेल वाले केस में तुमको थर्मल रेजिस्टेंस का करवाया था बेटा मैंने। तो इस स्फेरिकल सेल का थर्मल रेजिस्टेंस क्या आता है? ये आता है बेटा R2 R आउटर माइनस R इनर, या ऐसे कहो B माइनस A बाई 4 पाई K AB। ये कराया तुमको था बेटा मैंने। थर्मल रेजिस्टेंस B है आउटर रेडियस और A है बेटा इनर रेडियस, है ना। अब देखो अगर इस पूरे से हीट फ्लो की बात करोगे, इस पूरे से तो कितना बोलोगे? तो कहोगे बेटा θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 बाई हो जाएगा बेटा R2 माइनस R1 बाई 4 पाई के R1 R2, है ना बच्चा, शुड बी इक्वल टू। अब कहोगे जितना हीट यहां से यहां फ्लो किया बेटा उतना ही तो यहां से यहां ही फ्लो किया ना, तो यहां से यहां के लिए कितना लिखोगे? तो इन दोनों का डिफरेंस तो कितना होगा बेटा? θ1 माइनस θ1 प्लस θ2 बाई 2 डिवाइड बाई इसका थर्मल रेजिस्टेंस, इसका कितना होगा बेटा? तो कहोगे स्मॉल r माइनस R1 बाई 4 पाई के R1। अब इसको सॉल्व करो और R का वैल्यू निकालो। ठीक है बच्चा, C2 देखो रे, C2 में क्वेश्चन नंबर C2 कहता है बेटा ए सॉलिड स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ रेडियस R and uniform mass distribution is in free space, its emits power P and rate of cooling is R। तो क्या होगा? देखो तो बच्चा, तो पावर P जो है बेटा, जो पावर P है ना, वो क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। इसका मतलब dq बाई dt। बोलो बच्चा dq बाई dt, समझा ना? ठीक है बेटा, और dq बाई dt अगर ये है बेटा तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू dq ms dt अपॉन dt, है ना बेटा, ms dt अपॉन dt। तो कहोगे इज इक्वल टू m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू s dt बाई dt, है ना बेटा। यही है रेट ऑफ कूलिंग, dt अपॉन dt, यही है बेटा R। ठीक है, तो क्या कहोगे? पावर P इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया बेटा कांस्टेंट, है ना, तो कह लो प्रोपोर्शनल टू ये क्या होता है बेटा? RQ इंटू कैपिटल R। बोलो बेटा
P प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इंटू कैपिटल आर, क्योंकि बाकी तो हमारा कांस्टेंट है ना। अब कहोगे बेटा P का फॉर्मूला सिग्मा इंटू ए टी पावर 4, है ना बेटा। एरिया क्या लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो पावर अगर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, है ना बेटा। तो P इंटू आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर इंटू 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आगे चलो C3। देखो बेटा C3 में क्वेश्चन नंबर C3 कहता है the three separate segment of equal area A1 A2 A3 are shown in the energy distribution curve, है ना बेटा। तो देखो बेटा एरिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एरिया का मतलब होगा बेटा ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेशन, बोल बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कहोगे इसका मतलब होगा इमिसिव पावर, है ना बच्चा। इमिसिव पावर क्या हो गया, यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से कितना जू एनर्जी बाहर निकला, है ना बच्चा। तो देखो सवाल में कहता है कि तीनों का एरिया बराबर है, तो एरिया इक्वल हो गया बेटा। तो अगर एरिया जो हमारा है इक्वल ई, है ना बेटा, ये सबका सेम है ना, और सबका सेम बेटा, तो इक्वल टू क्या बोलना चाहिए हमको, तो कहेंगे n इंटू एच बाई लैम्डा। अगर मान लो फोटॉन्स निकल रहे हैं बेटा, तो एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच बाई लैम्डा, है ना बच्चा। तो n क्या हो गया संख्या, एक सेकेंड में जितना फोटोन निकला इंटू एक फोटोन की एनर्जी, है ना बच्चा। तो अब देखो जिसका लैम्डा कम होगा बेटा उसका n भी कम होगा, तभी तो ये सबका सेम रहेगा ना। बोलो बात समझ में आया, आगे चलो D2, जिसमें लैम्डा कम उसमें n कम, जिसका लैम्डा ज्यादा उसमें n ज्यादा होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सबका एरिया सेम था बेटा। तो D1 पूछना है। देखो D1, विच ऑफ द लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ से क्या डिराइव हो सकता है, पहला लिखा है बेटा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, नहीं ना बच्चा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लैम्डा और टी का संबंध है, जबकि स्टीफेंस लॉ हीट फ्लो रेट और टेम्परेचर का संबंध है बच्चा। स्टीफेंस लॉ में वेवलेंथ आया ही नहीं। ठीक है बच्चा, अब देखो दूसरा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बेटा इमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी के बारे में है। तीसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, याद कर, स्टीफेंस लॉ से ही मैंने डिराइव किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो सी तो आंसर पक्का होगा। डी प्लैंक्स लॉ, उल्टा प्लैंक्स लॉ से स्टीफेन लॉ होगा, स्टीफेन लॉ से प्लैंक्स लॉ नहीं हो सकता। आगे चलो D2। D2 देख बच्चा, ए हॉट लिक्विड इज केप्ट इन ए बिग रूम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कहता है कैसा ग्राफ बनेगा। तो देख बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है D2 के लिए, माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट t माइनस टी नॉट, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा dt अपॉन t माइनस टी नॉट इक्वल टू के टी इंटीग्रेशन, है ना बच्चा, 0 से t और t से t इनिशियल से t फाइनल, देख रहे हो ना। dt बाई टी इंटीग्रेट करोगे बेटा तो लॉग फंक्शन आएगा। लॉग फंक्शन का ग्राफ कौन सा हो सकता है, ओनली ऑप्शन सी। ठीक है बच्चा, मैच द फॉलोइंग चाहिए, कौन सा वाला, ए सी चाहिए फर्स्ट में। देखो तो मैच द फॉलोइंग में, मैच द कॉलम, पहला सवाल, a copper rod initially at 20 degrees centigrade of no uniform cross section is placed between steam chamber 100 degrees centigrade, ice chamber 0 degrees centigrade। पहला इनिशियल रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी, इनिशियल शुरुआत में फ्लो नहीं करेगा ना बच्चा, बोलो
शुरुआत में 1 मिनट। इनिशियल रेट ऑफ हीट फ्लो, हाँ बेटा इनिशियल में क्या कहोगे? देखो पहला वाले में रुक जाओ बेटा 1 मिनट, पढ़ने दे अच्छे सवाल को। स्टडी स्टेट दिया कहीं दिया है? स्टडी स्टेट नहीं लिखा है बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए। इनिशियल रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt है ना बच्चा। तो देखो ये शुरू में हमारा कितना था बेटा? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये शुरू में है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और कम बीच में एरिया है, ठीक है। तो बेटा इस वाले केस में देखना, तो क्या कहोगे? यहाँ हमारा अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और बीच में बेटा यूनिफॉर्म रहेगा। बोलो अगर अभी अभी इसको इस्तेमाल किया बेटा तो बीच में टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा ना बच्चा? बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा बाबू, है ना बेटा। बीच में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा इसका मतलब इस वाले में हीट फ्लो रेट 0 होगा, है ना बच्चा। और देखो सबसे ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ पे है? यहीं पे ना है बेटा। तो यहाँ से हीट फ्लो रेट सबसे ज्यादा होगा, और इधर हमारा क्या होगा? 0। उधर देखो बेटा 20 और 0 है, तो वहां डिफरेंस कम है ना। तो आंसर क्या हुआ? पी मैच कर जाएगा बच्चा, क्यू नहीं करेगा, आर भी नहीं करेगा, है ना बेटा। ठीक है, एस करेगा मिनिमम एट बी, बी वाले पे हीट फ्लो रेट 0 होगा बच्चा, ठीक है। अब सी पूछा था, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? तो क्या लिखते हो? क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, है ना बच्चा। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो गया बेटा? ये हो गया क्यू अपॉन के ए। इसका मतलब क्या समझा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना बेटा। जहां एरिया बड़ा होगा वहां ग्रेडियंट कम होगा, जहां एरिया छोटा होगा वहां ग्रेडियंट ज्यादा होगा, ठीक है बच्चा। और चलो D2 का आंसर बी आंसर, D2 का क्या दिक्कत है उसमें? फिर D2 का आंसर बी है। 1 मिनट, ओ सॉरी बच्चा, सॉरी वाई एक्सिस पे रेट ऑफ कूलिंग है ना बेटा। क्या लिखा देखो? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लिक्विड इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ against temperature which of the following curve may represent the curve, है ना बेटा। तो रेट ऑफ कूलिंग बेटा टेम्परेचर के अनुसार, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना है किसका? इसका वर्सेस इसका। तो y बराबर है mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। हो गया। अब चलो बाकी कल करेंगे बेटा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 3 कल करेंगे डिस्कस। चल बाय।